अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। इमरान खान को अडियाला से बाहर लाने की जो खबर थी वो मुअम्मा बन गई है और सवाल उठ गया है कि अगर वो इमरान खान नहीं थे तो फिर जुमेरात की शाम अडियाला से खुसूसी हिसार में किसको बाहर लाया गया और फिर तकरीबन पौने घंटे के बाद वापस अडियाला जेल भी पहुंचा दिया गया। क्योंकि देखें ना तो हुकाम की जानिब से कोई तरदीद आई है और ना खबर देने वाले सहाफ़ी अपनी खबर से पीछे हटे हैं। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सहाफ़ियों में से खबर देने वाले जो हैं इनमें से अक्सर का ताल्लुक भी रावलपिंडी से है, जबकि ये बात भी अब वाज़े हो चुकी है कि ये खबर ऐनी शाहिद के ज़रिए आई है, यानी रिपोर्टर्स या फिर उनके सोर्स ने ख़ुद ये मूवमेंट मॉनिटर की है। अब मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी इस बात की निशानदेही की थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर इमरान खान के हवाले से खबर वो जनाब बग़ैर इजाज़त के फ़ाइल नहीं की जा सकती है, क्योंकि इमरान खान से मुतालिक जब भी कोई अहम खबर आती है ना या फ़ाइल होती है तो पहले मीडिया इदारे की सतह पर उसकी खूब छान फटक की जाती है और फिर तस्दीक के बाद उसको नशर करने की मंजूरी वो कहीं और से ली जाती है। वरना इससे पहले हम तो ये देख चुके हैं ना कि फरवरी में जब इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था तो आपको याद होगा कि उस वक्त एक यूट्यूबर हैदर सईद ने रास्ते में उनके काफ़िले की फुटेज बना ली थी, जिसे सोशल मीडिया पर रिलीज़ करने पर फिर यूट्यूबर को गिरफ्तारी और मुकदमे का सामना भी करना पड़ा था। खैर, अच्छा, खबर के हवाले से देखें कि अब एक बात ये कंफर्म हो गई है कि पिम्स हॉस्पिटल या शहर के किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में इमरान खान को चेकअप के लिए नहीं लाया गया, जबकि इस काफ़िले के इस्लामाबाद आने के शवाहिद वो भी नहीं मिले हैं। तो फिर सवाल तो उठता है ना कि पौने घंटे के लिए भाई किसको अडियाला से बाहर लाया गया और किससे मिलवाया गया। तो इस हवाले से कोई मुसद्दका इतलात वो तो हमारे पास या हमारे सामने नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे इशारे दिए जा रहे हैं जो एक समत का तयन करते हैं। लेकिन जनाब, इस पे आने से पहले ज़रा सुहेल आफरीदी का मौक़िफ़ जान देते हैं, जिन्हें इस पहली का अहम किरदार समझा जा रहा है। तो सुहेल आफरीदी ने तरदीद की है कि जुमेरात को उनकी किसी से भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सुहेल आफरीदी ने ख़ुद से इस मसले पर कोई भी वजाहत नहीं दी, बल्कि जब सुहेल आफरीदी से ये सवाल हुआ ना तो उन्होंने नहायत ही नीम दिलाना अंदाज में इसकी तरदीद की। बहरहाल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जेल हुकाम की तरफ से बॉल टॉस किया और कहा कि अगर इमरान खान को किसी भी वजह से जेल से बाहर निकालते हैं तो फैमिली और पार्टी को कंफर्म करना चाहिए। अच्छा, अब जहां ये चाहिए का लफ्ज़ आ जाए ना तो फिर आप समझ जाएं कि वहां सवाल से पीछा छुड़ाने की बात हो रही है, क्योंकि माजी में हम ऐसी खबरों पर सुहेल आफरीदी और खान साहब की फैमिली की तशवीश का जो आलम है वो तो देख ही चुके हैं ना, लेकिन फैमिली का भी अभी तक आप देखें कि कोई इस पर मौक़िफ़ सामने तो नहीं आया है। हालांकि जब साबिक आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कैनी की इमरान खान से मुबैना मुलाकात की खबर आई थी तो याद है कि अलीमा खान ने एक्स पोस्ट के ज़रिए फ़ौरन उसकी तरदीद भी की थी। अच्छा, मगर इस मामले पर पार्टी और फैमिली निस्बतन दोनों की जानिब से ही खामोशी पाई जाती है, लेकिन सुहेल आफरीदी ने एक बात कन्फर्म कर दी है, जिसका जिक्र मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी किया था कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से दिफाई मंसूबों के लिए वफाक को फ़ंड देने के लिए सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात की शर्त रखी थी। अच्छा, अब उन्होंने ये शिकवा किया है कि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में वज़ीर आज़म की तकरीर को कुछ जुमले निकाल कर चलाया गया, जिसमें बकौल सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो इस मीटिंग के बाद उनसे यानी सुहेल आफरीदी से मिलकर सियासी मसले का हल तलाश करेंगे और किसी इत्तफ़ाक़ राय पर पहुँचेंगे। अच्छा, अब इक़्तिसादी काउंसिल इजलास के बाद वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की मुलाकात वो भी हुई और ज़ाहिर है कि इत्तफ़ाक़ राय भी हुआ, क्योंकि तभी तो फिर खैबर पख्तूनख्वा ने अपने हिस्से के फ़ंड्स देने पर रज़ामंदी का इजहार किया ना, जिसका फिर गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना ने अपनी तकरीर में शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन जनाब, इस इत्तफ़ाक़ राय के बदले में कौन से सियासी मसले हल किए गए या हल करने की यकीन दहानी कराई या वादा किया गया, तो सुहेल आफरीदी ने इसकी कोई जो डिटेल्स हैं वो नहीं बताई हैं। जबकि ये जो मुलाकात हुई ना, इसके बाद ये बात देखने में आई है कि वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा का एक दरीना मुतालबा मानते हुए साबिक फाटा के ज़मशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपए बजट में मुख्तस करने का ऐलान किया, जिसका क्रेडिट खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना ने खुसूसी तौर पर सुहेल आफरीदी को दिया और ये कहा कि कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास से पहले इस मद में 86 अरब रुपए रखे गए थे, जिसे फिर बढ़ाकर 95 अरब किया गया। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जब सुहेल आफरीदी को ये 26 नंबर चुंगी पर रोका गया था ना, तो एक तो वो एक निस्बतन छोटे काफ़िले के साथ एहतजाज करने के लिए आए।
अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने फाटा के लिए रखे गए जो फंड्स हैं उनका क्रेडिट लेने के बजाय बजट पर सख्त तनकीद की और उनकी तरफ से ये धमकी दी गई कि अगर इमरान खान से मुलाकात ना करवाई गई तो वो सूबाई बजट पास नहीं करेंगे। जबकि इससे पहले ये बात भी मुशाहिदे में आ चुकी है कि कुछ अरसे पहले जब अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर सुहेल आफरीदी को उनकी गुफ्तगू के दरमियान रोक कर यही बात बावर कराने की कोशिश की थी कि आप सूबाई बजट वो ना पास करें जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, तो उस वक्त सुहेल आफरीदी ने वाज़े तौर पे इस बात की हामी नहीं भरी थी और कहा था कि इसको हम अपनी पार्टी में डिस्कस करेंगे। तो भैया अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने बजट पास ना करने की धमकी दे डाली? हालांकि उनको पता है अच्छी तरह कि बजट पास ना करने का मतलब है कि हुकूमत से हाथ धोना। अब इन तमाम डेवलपमेंट्स को सामने रखें ना आप, तो मेरा तज्जिया तो यही है कि जनाब बैकग्राउंड में कुछ पेशरफ्त हुई है या फिर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है जिसको वज़ीर आला की हालिया जो मसरूफियात और बॉडी लैंग्वेज है ना, अगर उसके साथ मिलाकर पढ़ें तो बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ समझने के लिए काफ़ी है। अच्छा जनाब, अब ज़रा आते हैं असल सवाल की तरफ कि अडयाला जेल से बाहर किसको लाया गया और कहाँ ले जाया गया। तो इस हवाले से कंफर्म बात तो नहीं की जा सकती है, अलबत्ता कुछ लोगों की गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक इमरान खान को ही जेल से बाहर लाया गया और रावलपिंडी में ही उनकी किसी से मुलाकात हुई। अब किससे मुलाकात हुई है तो इसका जवाब तो उनके कैप्टर्स ही दे सकते हैं। जाहिर है कि बतौर कैदी इमरान खान अपनी मर्जी से तो किसी से नहीं मिल सकते ना, इसलिए अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है। लिहाजा इस पर मज़ीद क़यास सराई से गुरेज करते हुए ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एक ड्रामे की, जिसे देख कर ना एक लतीफ़ा याद आता है और वो कुछ यूँ है कि सख्त गर्मी के मौसम में एक बाप अपने नाजों से पले मगर ज़िद्दी बच्चे को मशरूब पिलाने की कोशिश कर रहा था। बाप ने पूछा, बेटा लस्सी पियोगे? बेटे ने कहा नहीं। अच्छा जूस पियोगे? बच्चे ने कहा नहीं। जिस पर बाप ने जल भुन कर कहा, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है, लगता है खून ही पिएगा। अब माँ वहीं पर बैठी हुई थी साथ, उससे भी रहा नहीं गया, लिहाजा माँ ने भी बच्चे से फिर पूछना शुरू कर दिया। कहा कि बेटा सेब खाओगे? बच्चे ने कहा नहीं। अच्छा आम खाओगे? बच्चे ने फिर इनकार कर दिया। तो माँ को भी गुस्सा आ गया, वो कहने लगी बिल्कुल बाप पर ही गया है, लगता है जूते ही खाएगा। जिस पर बाप फौरन बोला कि अरे मैं तो एक्टिंग कर रहा था। अब कहा यह जाता है कि गुज़िश्ता रोज़ बजट की मंजूरी से पहले बिलावल भुट्टो ने भी ऐसी ही जिद पकड़ ली थी, क्योंकि बजट तो पहले ही 2 घंटे लेट हो चुका था, लेकिन बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के अरकान को लेकर वो अलग से बैठे हुए थे। अच्छा इतने में अचानक वो खबर आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है और सिर्फ एक मेंबर नवीद कमर को बजट इजलास में टोकन नुमाइंदगी के लिए भेजा जाएगा। अच्छा ये देखकर मैं सोच रही थी कि शायद बिलावल भुट्टो को अवाम पर तरस आ गया होगा और इस बुनियाद पर वो टैक्सों में कटौती का मुतालबा कर रहे होंगे, लेकिन जनाब वो जल्दी मेरी जो खुशफहमी थी ना वो दूर हो गई जब पता ये चला कि मामला वो ये गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का है, क्योंकि नून लीग ने आज़ाद अरकान के साथ मिलकर वहाँ हुकूमत साजी की कोशिशें तेज़ कर रखी थी और पीपल्स पार्टी को जीबी का इक़्तिदार जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। जबकि 5 हलकों के कुछ पोलिंग स्टेशंस जो हैं वहाँ पर दोबारा पोलिंग का हुक्म भी जारी हो चुका है, जिसमें से पीपल्स पार्टी की जीती हुई 2 नशिस्तें वो भी इसमें शामिल थी। लिहाजा तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी ना उसको फिर ये खदशा लाहक हो गया था कि ये इंतज़ाम उनसे जीबी की हुकूमत छीनने के लिए किया गया है। अब जाहिर है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो ये ऐसे ही है जैसे कि मछली को पानी से बाहर फेंक दिया जाए, जिसका फिर फौरी मुजाहरा भी सामने आ गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाज़िया मरी वो मीडिया पर आई और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट में वफाक का हिस्सा बढ़ाने का फैसला कौमी मफाद में किया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए अपने वर्कर्स की बलि हम नहीं चढ़ा सकते, लिहाजा हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए और हमारी सियासी स्पेस से छेड़छाड़ ना की जाए। अच्छा अब इस दौरान फिर बिलावल भुट्टो की अपनी पार्लिमानी जमात से खिताब की जो वीडियो थी ना वो भी सामने आ गई, जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदर का गुस्सा और दर्द वो उमड़ उमड़ के बाहर निकल रहा था। वो कह रहे थे कि हकीकत में फॉर्म 45 के मुताबिक नून लीग की सिर्फ 3 सीटें हैं, लेकिन ये लाहौर की तरह जीबी में भी फॉर्म 47 की हुकूमत बनाना चाहते हैं। और इसी पर फिर बिलावल भुट्टो ने इक्तफा नहीं किया और अफसोस करते हुए कहा कि मैं पीर पगाड़ा की बात भूल गया था कि मुस्लिम लीग नून वाले मसले पर उलझते हैं तो पाँव पड़ते हैं और मसले से निकलते हैं तो गले पड़ते हैं। अच्छा जनाब, अब लगता है कि जैसे ही ये अल्फाज ये हुकूमत के कानों तक पहुँचे ना तो
वो इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ वो दौड़े दौड़े वो बिलावल भुट्टो के पाँव पकड़ने के लिए पहुंच गए। चूँकि बजट पहले ही ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो चुका था और अगर एक बार फिर मुलतवी करना वो बजट को इस हुकूमत के लिए बहुत बड़ी सुबकी होती। तो जाहिर है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना आती तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए कोरम पूरा करना मुश्किल हो जाता ना, मगर बिलावल भुट्टो फिर भी ना माने और दोनों वज़रा वो उसी तरह नाकाम वापस लौटे। अब पता नहीं कि उनके दरमियान भी क्या गुफ्तगू हुई कि फिर राना सनाउल्लाह टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में ये मसला जो है ये हल हो जाएगा। भाई इधर राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने ये बात की और उधर मोहसिन नकवी वो बिलावल भुट्टो के पास पहुंच गए। अब आपको पता है ना कि मौजूदा निज़ाम में जहां मोहसिन नकवी चले जाएं तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि मसला हल ना हो। तो जाहिर है कि सभी को पता है कि इस रजीम के नोटरी पब्लिक तो वन एंड ओनली मोहसिन नकवी ही हैं। वज़ीर आज़म की भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं है जनाब। भाई लिहाजा उनके जाने की देर थी कि बिलावल भुट्टो उनकी उंगली पकड़कर अच्छे बच्चों की तरह कौमी असम्बली में आ गए। अब मोहसिन नकवी ने क्या उन्हें गीदड़ सिंगी दिखाई, तो इसका पता वो उस वक्त चला जब बजट पेश होने के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि नून लीग गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत देती है और हुकूमत साजी के लिए उसकी हिमायत का ऐलान करती है, लेकिन नून लीग खुद अपोजिशन में बैठेगी। जिसके बाद फिर बिलावल भुट्टो की तरफ से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया गया। अलबत्ता उन्होंने ये ऑफ़र की कि इत्तफाक़ राय के नतीजे में गवर्नर और डिप्टी स्पीकर वो मुस्लिम लीग नून का हो सकता है। जी अब यकीनन ये एक रिवायती बयान था। जाहिर है कि अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला करने के बाद नून लीग एक डिप्टी स्पीकर के लिए तो ये ऑफ़र कबूल नहीं करेगी ना, जबकि गवर्नर लगाने का इख्तियार वो तो वैसे ही शहबाज शरीफ के पास है। अच्छा, अब इससे एक और बात कंफर्म ये हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले ही हुकूमत वहाँ बनाना चाहती है, लेकिन इसके लिए ये ड्रामा क्यों रचाया गया। तो अब ये इत्तलात आ रही हैं कि नून लीग ने मुक्तदरा से जीबी में हुकूमत की फरमाइश की थी, यानी कि नून लीग वहाँ पे अपनी हुकूमत बनवाना चाहती थी, क्योंकि नून लीग को महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने उसके साथ चालाकी की है। वो ऐसे कि नून लीग की जो नज़रें हैं वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पर थीं, लेकिन वहाँ का पब्लिक मूड देखकर नून लीग को समझ आ गई है कि वहाँ दाल गलती हुई इन्हें नज़र नहीं आ रही। लिहाजा उन्होंने जीबी को भागते चोर की लंगोटी समझकर हथियाने की पूरी कोशिश की। अच्छा, फिर एक और तासुर नून लीग में पाया जाता है, वो ये है कि कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जानबूझकर हालात को ख़राब कर रही है ताकि इलेक्शन मुलतवी हों और उनकी हुकूमत वो चलती रहे। अच्छा, अब इस हवाले से जो नून लीग के करीबी हल्के हैं ना, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात की बात करके वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। एक तरफ वो रियासत के इक़दामात को भी सपोर्ट कर रही है और दूसरी तरफ बातचीत पर जोर देकर वहाँ अपनी सियासत को भी महफूज बना रही है। अब गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो का कहना था कि एक्शन कमेटी के मुतालबात वो मेरे मुतालबात हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा हैं। अच्छा जनाब, फिर बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पाकिस्तान से भी तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की, जबकि दूसरी तरफ नून लीग के वज़रा वो मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन के मुतालबात कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग के बारे में ये तासुर मज़ीद मजबूत हो गया है कि फॉर्म 47 के बगैर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में इलेक्शन जीतना वो इनके बस की बात नहीं है। तो ये है वो तनाजुर जिसमें दोनों इत्तेहादी जमातें इस वक्त मफादात के टकराव का शिकार हैं। चले आगे बढ़ते हैं और कश्मीर की ही बात करते हैं, जहां कलअदम एक्शन कमेटी के 4 रहनुमाओं में से एक उमर नज़ीर कश्मीरी, जिनके सर की कीमत मुकर्रर की गई है, उनकी एक वीडियो वो सामने आई है जिसमें वो एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए ये कह रहे हैं कि हम रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हमारा झगड़ा पाकिस्तानी फ़ौज के साथ नहीं, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हमारे खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से हमारा मुश्तरका और अज़ली दुश्मन भारत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा पाकिस्तानी अवाम हमारा साथ दें क्योंकि हमारी तहरीक सिर्फ बुनियादी हुकूक की तहरीक है। अच्छा जनाब, अब हौसला अफजा बात ये थी कि जब वो ये बातें कर रहे थे ना, तो सामने बैठे हज़ारों लोगों के मजमे से वो इसका फीडबैक भी ले रहे थे, जो सब एक आवाज़ होकर उनके इन अल्फाज की तायीद कर रहे थे। लिहाजा बिलावल भुट्टो के कम अज़ कम देखें, इस मुतालबे में ज़रूर वज़न है कि रियासत पाकिस्तान को तहम्मुल से काम लेना चाहिए और मसले के पुरअमन हल की तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए, ताकि कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान में पाई जाने वाली जो बेचैनी है ना, ये कम हो, क्योंकि कश्मीर और पाकिस्तान ये फितरी तौर पे लाजिम व मलजूम हैं
اور اسی لیے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شارک قرار دیا تھا۔ تو اب اللہ کرے کہ دونوں طرف بیٹر سینس پریویل کرے، لیکن اس کے لیے پاکستان اور کشمیر میں موجود ایسے انتہا پسند تجزیہ کاروں کو اب ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے جو گولی اور گالی سے کم کی تو بات ہی نہیں کرتے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، اور اگلی جو سٹوری ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی سے متعلق ہے۔ گزشتہ رات حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا، جو ظاہر ہے کہ ایک خوش آئین قدم ہے، لیکن حکومت نے پیٹرول سے 8 روپے 64 پیسے پیٹرولیم لیوی کم کی ہے اور اتنی ہی مقدار میں ڈیزل پر بڑھا دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لیوی پر حکومت نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حالانکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں وہ ایران امریکہ متوقع معاہدے کی خبروں کے بعد یہ $85 فی بیرل پر آ گئی ہیں، لیکن حکومت پیٹرول پر اب بھی 125 اور ڈیزل پر 100 روپے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ جون کے آخر تک حکومت نے 1400 ارب روپے کی لیوی کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا، جو پہلے ہی پورا ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ ٹیکس کلیکشن کا شارٹ فال ہے تو اسی لیے یہ سلسلہ جاری ہے، جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے 1700 ارب روپے کی لیوی کا ٹارگٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لیوی میں مزید اضافہ ہونا ہے۔ اچھا، اب اہم بات یہ ہے کہ حکومت نے لیوی کو نان ٹیکس ریونیو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کیونکہ جناب اس سے یہ سارا پیسہ یہ وفاقی حکومت کے پاس رہتا ہے۔ اگر اسے یہ ٹیکس ڈکلیئر کریں گے تو پھر یہ قومی خزانے کا حصہ بن جائے گا نا، جو پھر صوبوں میں بھی تقسیم ہوگا، جس سے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت کن چالاکیوں کے سہارے یہ معاشی طور پہ کھڑی ہے۔ بہرحال اب بجٹ میں حکومت نے تنخواہ دار طبقے اور انڈسٹریز کو ریلیف دیا ہے اور ان پر ٹیکسوں کی شرح کم کی ہے، لیکن دیکھیں کہ اس کا فائدہ تو تب ہوگا نا جب پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، ورنہ یہ ایک ہاتھ سے دے کر اور دوسرے ہاتھ سے لینے والی بات ہی ہوگی۔ خیر، اب آخر میں ایران جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جہاں پر ایک کرٹیکل پوائنٹ آ گیا ہے، اور گزشتہ روز میں نے کہا تھا کہ متوقع معاہدے کے حق میں صدر ٹرمپ کے بیان پر امریکہ کے جواب کا انتظار ہے۔ تو اب ایران کے جو وزیر خارجہ ہے نا، عباس عراقچی، ان کا بیان آ گیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ عراق کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر اتفاق رائے پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ قریب آ چکا ہے۔ اچھا، پھر اہم بات یہ تھی کہ اس پوسٹ کو صدر ٹرمپ نے پھر اپنے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر بھی ری پوسٹ کیا، جیسا کہ گزشتہ روز میں نے بتایا تھا کہ صدر ٹرمپ 2 دن پہلے ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا چکا ہے کہ معاہدہ طے پا گیا ہے اور جنگ وہ ختم ہو چکی ہے، جس کے بعد پھر ایرانی سرکاری میڈیا نے اس معاہدے کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ جاری کی اور اس میں لبنان کو بھی شامل کیا گیا، جس پر صدر ٹرمپ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب سے میڈیا کو دی گئی شرائط کا تحریری طور پہ طے شدہ معاہدے سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر نے ایرانی قیادت کو تنبیہ کی کہ وہ فوری طور پہ اپنا طرز عمل درست کریں، لیکن اس پیش رفت کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی بیان سامنے آ گیا، جس میں شہباز شریف کا کہنا یہ ہے کہ امن معاہدے کا حتمی اور باہمی طور پہ منظور شدہ مسودہ وہ تیار ہو چکا ہے، جبکہ آئندہ کے اقدامات کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اچھی بات یہ ہے کہ اس متوقع معاہدے کو اسلام آباد معاہدے کا نام دیا گیا ہے، لیکن اسرائیل وہ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا اور اسرائیلی وزیر دفاع نے معاہدے سے پہلے ہی انکار کر دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ ان کا ملک لبنان، شام اور غزہ سے اپنی فوجیں واپس نہیں بلائے گا۔ اچھا، دوسری طرف امریکی میڈیا نے اس ابتدائی معاہدے کے نکات وہ جاری کر دیے ہیں، جس میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور ایرانی بندرگاہوں پر امریکہ کی جانب سے عائد ناکہ بندی کا خاتمہ شامل ہے، جبکہ ایران کے جوہری پروگرام کا خاتمہ اور ایران کے افزودہ جوہری مواد کا امریکہ کے حوالے کیا جانا بھی اہم نکات ہیں۔ اب اگر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر 60 روزہ مدت شروع ہوگی، جس دوران تکنیکی نوعیت کے جو مذاکرات ہیں وہ کیے جائیں گے، لیکن ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہوئی ہے کہ آیا ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے اس مجوزہ معاہدے کی منظوری دی ہے یا نہیں دی۔ اب اگرچہ ایرانی قیادت کے درمیان آئندہ کے لاہ عمل کے بارے میں اختلافات تو موجود ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ کا خیال ہے کہ بیشتر حکام مجوزہ معاہدے کی حمایت کرتے ہیں، اور اسی طرح ٹرمپ انتظامیہ کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ اسرائیل وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کی حمایت کرے گا، لیکن لبنان میں اسرائیل کی آئندہ فوجی کارروائیوں کے امکان کو بھی مکمل طور پہ مسترد نہیں کیا گیا۔ شاید اسی وجہ سے ایرانی وزیر خارجہ کو پھر یہ بات کلیئر کرنا پڑی کہ مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے اور اس میں
ابھی بھی تبدیلی کا امکان ہے، لیکن جنگ کے خاتمے کا اعلان بشمول لبنان تمام محاذوں پر ہوگا۔ اچھا، اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے پر دستخط وہ G7 اجلاس کی سائیڈ لائن پر متوقع ہیں، جو کہ 15 اور 17 کے درمیان فرانس میں ہوگا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔